नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय। इसमें से क्षितिज भाग 2 से 11वां पाठ है बाल गोविंद भगत। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पाठ के जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उनका परिचय हम देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चीता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर ये एक यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इनका जो परिचय था वो देखा। अब इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है उसका थोड़ा सा पाठ प्रवेश हम देख लेते हैं कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम आगे अब पाठ का अभ्यास करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो बाल गोविंद भगत है उसका चित्रण कैसे किया है और इसमें ग्राम्य जीवन की जो झांकी है वो भी हमें देखने को मिलेगी। बाल गोविंद भगत ये पाठ का नाम है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो चित्रण है वो पहले दिया गया है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर होंगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता कि उनका लंबी दाढ़ी या जटाजूट वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बंधी थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि उनका जो ये हमने चरित्र चित्रण किया है इससे तो यह नहीं माना जाता कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, की वो तो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जीने वाले लगते थे।
उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में जाते। इस नियम को भी कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब कि वो कैसे आदमी थे कि वो किसी की भी चीज़ ना ही छूते थे और ना ही किसी की चीज़ बिना पूछे लेते भी थे, और वह कोई भी चीज़ बिना पूछे व्यवहार, किसी भी अगर जगह जाना है तो बिना पूछे कोई व्यवहार में भी नहीं जाते थे। और वो इस तरह से नियम को, इतनी बारीकी से वो नियम को पालते थे। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। और लेकिन उनकी सब चीज़ किसकी थी? साहब की। वह साहब के दरबार में जाते थे, और वो क्या करते थे कि वह थे तो गृहस्थ जीवन जीने वाले, लेकिन उनकी सब चीज़ उन्होंने साहब को दी थी। अगर खेत में कुछ पैदा हो जाता था तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि साहब के दरबार में ले जाते, और वह जगह उनके घर से 4 कोस दूर पर था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। कि जो भी खेतों में होता था तो वह वहाँ पर दरबार में भेंट के रूप में रख देते थे, और फिर वहाँ से प्रसाद के रूप में उन्हें जितना भी मिलता था तो वो उतना घर लेकर जाते और उन्हीं से ही अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा कि धान की रोपाई करने का समय है और आसमान बादल से घिर चुका है और कहीं भी धूप का नाम नहीं है, यानी कि बारिश की जो मौसम है वो शुरू होने वाली है। और उसी समय कानों में क्या होता है? एक स्वर की तरंग झंकार सी उठती है, और सोचते हैं कि यह क्या है और यह कौन है, और ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। कि बाल गोविंद क्या कर रहे हैं कि ऐसे बारिश के मौसम में वो अपने खेत में पूरे अपने शरीर को कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में क्या कर रहे हैं? रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की जान पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कि वो क्या कर रहा है? खेत में एक पंक्तिबद्ध अपनी एक एक उंगली से धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में लगा रहा है, और उनका कंठ वो साथ में क्या कर रहा है? गा भी रहा है। तो उनका एक एक शब्द संगीत बनकर
ऊपर चढ़ रहा है, स्वर्ग की ओर भी वह भेज रहा है और कुछ यहाँ पर उस पृथ्वी की मिट्टी पर भी लोगों के कानों की ओर तक जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं कि उनके इस स्वर से क्या होता है कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर जो औरतें खड़ी है वो भी उनके होंठ भी कांपते हैं, यानी कि वह भी अपने धीमे स्वर में गाने लगती है, गुनगुनाने लगती है। और हलवाहों के यानी कि जो खेत में हल जोत कर काम कर रहे हैं उनके पैर भी ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है कि भादों महीने की वह अंधेरी रात और अभी थोड़ी ही देर पहले क्या हुआ है कि मूसलधार वर्षा आकर खत्म हो चुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोंदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना हाँ पिया तो गोद में ही है। किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अधरों में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता कि इस तरह से उनका जो संगीत गाना, उनका ये बजाना, तो ये जो इनका संगीत है वह किसी को भी बिजली की तरह कैसे नहीं चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है कि अभी सारा संसार किस तरह निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है कि सब सो गए हैं, पर बाल गोविंद भगत जो है उनका जो संगीत है, उनका जो गाने का है वह अभी भी चल रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह से वह गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, कि कार्तिक महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ है वह शुरू हो जाती है, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। कि वह क्या करते हैं कि सुबह वह बहुत ही जल्दी उठते हैं और नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और वह नदी भी 2 मील दूर है, फिर भी वह नहा धोकर वहाँ से लौटते हैं और गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, यानी कि जो तालाब होता है उसके ऊंचे भिंडे पर वह अपनी खंजरी लेकर जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनके उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब वह खड़े हो जाएंगे। कि वह गाते गाते वह क्या करते हैं कि अपनी खंजरी लिए बैठते हैं और उनके मुंह से शब्दों का तांता, यानी कि शब्द लगातार निकलते रहते हैं और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चलती है, और वह इस तरह से बजाते बजाते गाने के साथ इतने मस्त हो जाते हैं कि वो इतने उत्तेजित हो उठते हैं कि मानो वह अभी खड़े होकर
हो जाएंगे और नाचने भी लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते कि वह लेखक क्या कहते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो शरीर पर डाली है कमली, वह बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। जाड़े में भी वह कँपकँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते हैं। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कि इस तरह से वो अपना नित्य क्रम से वो गाते हैं, उनके साथ साथ उनके जो अन्य दोस्त होते हैं वो भी गाते हैं। फिर उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कि वो किस तरह से कितने तल्लीन होकर गाते हैं, तो वह कब देखने को मिलता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। कि उनका जो बेटा है एकलौता बेटा है, पर वो मर जाता है और वह बोदा सा था, यानी कि उनका शरीर ऐसा था। परंतु इसी के कारण शायद बाल गोविंद भगत उनसे ज़्यादा लगाव रखते हैं और उनके मन से वह यह सोचते हैं कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। उनकी शादी भी कराई थी और उनकी पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। कि उन्होंने क्या किया कि वो उन्हें बहुत ही सुशील बहू मिली थी, तो घर की पूरी प्रबंधिका बनकर वह भगत का भी बहुत ही ख्याल रखती थी और दुनियादारी से उन्हें निवृत्त कर दिया था, यानी कि वो सारा काम संभाले रखती थी। और उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। कि लेखक को पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो मर गया है, तो वो वहाँ पर जाते हैं, तो आंगन में उन्हें चटाई पर लिटाया है और उन्हें सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। और कुछ फूल तो वो हमेशा रोपते ही रहते हैं और उन फूल में से तोड़कर उन्हें वहाँ पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और बाल गोविंद भगत जो है वो क्या कर रहे हैं कि उसके सामने ही जमीन पर आसन जमाकर बैठे हैं और गीत क्या कर रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं।
वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है कि जब लेखक इनके घर जाते हैं तो उन्हें इस तरह से ऐसे देखने को मिलता है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं कि उनकी पतोहू है वो रो रही है, उन्हें चुप कराने के लिए जो स्त्रियां है वो कोशिश कर रही है। पर क्या होता है कि बाल गोविंद भगत जो है वह उन्होंने गाना नहीं रुकवाया है, वो गाए ही जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो गाते गाते कभी कभी अपनी जो बहू है उनके नज़दीक भी जाते हैं और उन्हें रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी कि उन्होंने बेटे के क्रियाकर्म में कोई ही तूल नहीं किया और पतोहू से ही आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई के बुलाकर उसके साथ कर दिया कि वह आग भी उन्हीं से दिलवाते हैं और जैसे ही उनकी श्राद्ध की विधि पूरी होती है तो वो अपनी बहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें उनके साथ भेज देते हैं, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और वो उन्हें क्या बोलते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। यहाँ पर ये जो पतोहू है वो भी यहाँ से नहीं जाना चाहती है और बुढ़ापे में आपके लिए कौन खाना बनाएगा। इस तरह से वो अपनी उसकी चिंता भी करती है। अगर बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। कि वो मना करती है फिर भी वह उन्हें जाने के लिए कहता है। अगर नहीं जाएगी तो वो खुद ही घर छोड़ने की बात वह कर देता है, चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती कि उनकी यह आखिरी दलील थी और उनकी जो बहू थी तो ऐसी दलील के आगे उसकी भी क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई कि वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जहाँ प्यास लगती, पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक नहीं जवानी वाला कि अब उनका बुढ़ापा भी आ गया था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी कि इस बार वो यात्रा करके आए तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी कि खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत सुधरती नहीं थी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छीनने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। कि इस तरह से बाद में बाल गोविंद भगत की भी मृत्यु हो जाती है और जिस तरह से उन्होंने सोचा था इसी तरह से उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप लोगों को यहाँ पर दिए जो गए हैं प्रश्न, उनके उत्तर लिखने हैं और शब्द के अर्थ भी आप लोगों को समझने हैं।